नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो जैसा कि आपका क्रैश कोर्स यहाँ 15 नवंबर से जो 10वीं क्लास के हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए लगातार चलता आ रहा है। तो उसी में जो है आज आपका सोशल भूगोल जो है ज्योग्राफी जो है आपका ख़त्म होने वाला है। आज ज्योग्राफी आपका एंड कर जाएगा। ज्योग्राफी का आपका लास्ट चैप्टर है, 7वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं जीवन रेखाएँ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस चैप्टर का नाम क्या है आपके पास? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमारे भारत का जो अर्थव्यवस्था चलता है उसकी क्या क्या जीवन रेखाएं हैं। तो उसके लिए बस ये इतना सा नोट्स जो है आपको बना करके दिया गया है। इसके बाद ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पर इतने नोट्स के बाद आपका चैप्टर समाप्त कर जाता है। इतने नोट्स के बाद आपका चैप्टर पूरे के पूरे समाप्त हो जाएगा। तो बस आपको इतना ही क्या करना है, याद रखना है और रिवाइज करना है बार बार। तो जो है इसे बहुत शॉर्ट्स में किया गया है। हमने आपको पहले भी बताया है कि ये कैसे लिखा जाता है और इसको आपको कैसे समझ करके या कैसे लॉन्ग बनाना है, शॉर्ट्स क्वेश्चंस का आंसर देना है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका इससे आ जाएगा। तो चलिए अभी हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपका आंसर्स देना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर का प्रस्तावना पहले से हम शुरू करते हैं। परिचय, इसको परिचय भी बोल सकते हैं। आपका प्रस्तावना क्या है, यानी चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमारा जो अर्थव्यवस्था चलता है उसकी मेन जीवन रेखाएं क्या हैं? तो हमारी अर्थव्यवस्था की मेन जीवन रेखाएं परिवहन है। बिना परिवहन के हमारी अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती है। मान लीजिए हमने कहीं कुछ सामान बनाया, मान लीजिए हमने ये जैकेट बनाया और अगर ये महाराष्ट्र में बना और बिहार के लोगों को चाहिए, अगर परिवहन का व्यवस्था ना हो तो जा पाएगा? तो सामान बिकेगा ही नहीं, हमारा अर्थव्यवस्था चलेगा ही नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं होती है वो परिवहन ही होता है। तो परिवहन के बारे में ही इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाई करेंगे मुख्यतः। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे जीवन की आवश्यक वस्तुएं सेवाएं हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। हमारे जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो हर जगह तो उपलब्ध होती नहीं है कि वहाँ से बस आप ले लीजिए और यूज़ कर लीजिए। उसे एक जगह से दूसरे जगह ले करके जाना पड़ता है। हर जगह पर पर्टिकुलर उपलब्ध नहीं होता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति स्थल से मांग स्थल, यानी जहाँ पे आपूर्ति किया जा रहा है, जहाँ पे बनाया जा रहा है, वहाँ से मांग स्थल जहाँ पे ज़रूरत है। जैसे ये जैकेट मान लीजिए आपको दिल्ली में बना और हमें जहाँ ज़रूरत है, बिहार में ज़रूरत है, तो वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। मांग स्थल यानी बिहार तक पहुँचाया जाएगा। मांग स्थल क्या हो गया? बिहार हो गया। आपूर्ति स्थल क्या हो गया? दिल्ली हो गया। आपूर्ति स्थल से मांग स्थल तक पहुँचाने के लिए परिवहन आवश्यक है। तो यानी परिवहन क्या है, इसके लिए आवश्यक है। परिवहन और संचार किसी भी देश के रीढ़ का है। किसी भी देश के विकास का क्या है? रीढ़ है, परिवहन और संचार। अगर परिवहन और संचार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था काम ही नहीं करेगा। संचार और परिवहन दोनों से क्या होता है? हमारे किसी भी देश का विकास होता है। आगे देखिए, परिवहन के 3 प्रमुख आधार स्थल हैं। आधार है परिवहन जो होता है, 3 प्रमुख आधार है। परिवहन के कितने तरीके हैं? 3 मुख्य तरीका है। या तो आप हवा से जाइए, वायु मार्ग से जाइए, या तो आप जल से जाइए, जल मार्ग से जाइए, या आप स्थल से जाइए। तो 3 मुख्य आधार हैं। पहला है आपका स्थल, दूसरा है आपका जल और तीसरा है आपका वायु। ये 3 प्रमुख आधार हैं हमारे परिवहन के। तो देखिए अब तीनों प्रमुख आधार के बारे में बारी बारी से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। परिवहन के साधन, पहला स्थल परिवहन को यहाँ पे पढ़ेंगे, फिर स्थल परिवहन जब खत्म हो जाएगा तो जल परिवहन यहाँ पे पढ़ेंगे, तीसरा वायु परिवहन यहाँ पढ़ेंगे। अब वायु परिवहन पढ़ने के बाद छोटा छोटा कुछ टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मुख्यतः इस चैप्टर में आपको परिवहन ही पढ़ना है। बस नाम थोड़ा भारी सा दे दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था नाम सुनते ही व्यक्ति को क्या लगने लगता है? विद्यार्थियों को डर लगने लगता है। अर्थव्यवस्था इसमें नहीं पढ़ना है, यहाँ परिवहन पढ़ना है। तो परिवहन भी लिख सकते हैं इस चैप्टर का छोटा नाम। तो चलिए परिवहन के बारे में हम करते हैं। परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है ही ये, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। परिवहन नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, अब व्यापार नहीं होगा तो परिवहन नहीं होगा। अगर व्यापार ना हो, लोग खरीदे सामान नहीं, तो कौन परिवहन करेगा एक दूसरे जगह पर? इसके बाद संचारी, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए परिवहन के साधन, पहला स्थल परिवहन को हम पढ़ते हैं। स्थल परिवहन में भी सड़क परिवहन, स्थल परिवहन में भी बहुत तरह के परिवहन है। सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, रेल भी तो स्थल पे ही चलता है। इसके बाद पाइपलाइन परिवहन है, पाइप के द्वारा सामान एक जगह से दूसरे जगह, लिक्विड को पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, उसको पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। तो अलग अलग हैं स्थल परिवहन में भी, तो उसको बारी बारी से बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो स्थल परिवहन में पहला पढ़ रहे हैं सड़क परिवहन को। तो सड़क परिवहन के बारे में क्या कह रहा है देखिए, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। भारत के पास
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। पहले नंबर पर दूसरा कंट्री है, दूसरे नंबर पर हमारा भारत ही है। देखिए कितना भारत के पास सड़क जाल है, तो 66.71 लाख किलोमीटर हमारे पास सड़कों का जाल है। ये कब तक है, कब तक का डाटा है, 2023 तक के अंत का डाटा है। ये बदल जाएगा, अभी 25 चल रहा है 2025, तो ये 2025 के अनुसार ये बदलेगा। जब अपडेट होगा तो फिर से ये 66 लाख ना रह करके 67 लाख 68 लाख इस तरह से हो सकता है। तो ये 66.71 लाख किलोमीटर जो है सड़कें हैं। आप अपने आंसर में इस चीज़ को डाल सकते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि भारत की जो सड़क जाल है विश्व के कितने नंबर पे है, तो दूसरे नंबर की है। ये तो ऑब्जेक्टिव में आपका बन जाएगा। या आपसे पूछेगा शॉर्ट्स में कि स्थल परिवहन के बारे में आप क्या समझते हैं बताइए, तो आप इसे लिख सकते हैं कि स्थल परिवहन में मुख्यतः 3 परिवहन आते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। उसमें बारी बारी से, अगर 2 मार्क में है तो छोटा लिखिए, अगर 4 लॉन्ग में दे दिया है आपको तो आप सड़क परिवहन के भी बारे में लिखिए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। वर्तमान में 66.71 किलोमीटर भारत के पास सड़कों का जाल है। इस तरह से आप इस डाटा से क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज बना सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज नहीं दिया गया है तभी इतना शॉर्ट्स किया गया है, लैंग्वेज आपको बनाना है। हमने बस लिख दिया कि 66.71 लाख किलोमीटर सड़कें हैं भारत के पास। अब आप लैंग्वेज बनाइए। सड़कें रेल मार्ग से अधिक सुविधाजनक व सस्ती। सड़कें जो है रेल मार्ग से अधिक सुविधाजनक है। रेल मार्ग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ेगा, स्टेशन पर जाना पड़ेगा सामान को लेकर के। फिर क्या होगा, आपका सामान रेल में चढ़ाइएगा, आपको रेल में डालिएगा, फिर जाएगा। और सड़क मार्ग में हर जगह सड़क है, जहाँ जहाँ कहीं भी डालिए और पहुँचाइए, तो सुविधाजनक है, सस्ती है। सड़क परिवहन की विशेषताएं क्या क्या है, तो देखिए कम लागत कम होता है सड़क परिवहन में। इसके बाद पहाड़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी संभव होता है। रेल चलने के लिए समतल जगह चाहिए। अगर रेल पहाड़ में ले जाना है तो उसको समतल करना पड़ेगा, प्लेन करना पड़ेगा। लेकिन पहाड़ बनाने के लिए पहाड़ को काट के समतल नहीं करना है। क्या करना है, अगर ऊपर भी पहाड़ है तो ऐसे ऊंचा कर देंगे रोड को, तो रोड ऊंचा भी चलेगा। लेकिन इस तरह से रोड हो सकता है ऊंचा, लेकिन रेलवे ऊंचा नहीं होगा, वो हमेशा प्लेन होगा, समतल होगा। तो उभर खाबड़ क्षेत्रों में भी संभव होता है। ये कम दूरी व हल्के सामान के लिए उपयुक्त होता है। हाँ, हल्का सामान, इससे आप ट्रक में कितना सामान डालिएगा, थोड़ा ही सामान आएगा। लेकिन अगर आप सड़क परिवहन के अलावा रेल परिवहन जाते हैं तो वहाँ भारी सामान आप डाल सकते हैं, क्योंकि रेलगाड़ी में जो मालगाड़ी में जो बोगियाँ होती है बड़ी बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इससे घर घर सेवाएं पहुंचती है। घर घर सेवाएं रेल मार्ग से तो नहीं पहुंचती है, हर जगह तो रेल है नहीं, सड़क ही है। आगे, अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने वाली कड़ी। और अन्य परिवहन साधन को भी क्या करता है, ये जोड़ता है सड़क परिवहन। सड़क जो है वो सारे अन्य परिवहन को जोड़ता है। अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो सड़क से ही जाना पड़ेगा स्टेशन तक। अगर आपको फ्लाइट पकड़ना है, वायु परिवहन में आपको जाना है, तो आपको फ्लाइट पकड़ने के लिए, एरोप्लेन पे चढ़ने के लिए सड़क से ही आपको एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा पहले, तब जाके आपको फ्लाइट मिलेगा, एरोप्लेन मिलेगा। तो ये आप सड़क परिवहन के बारे में आप जान गए होंगे। अब सड़कों का वर्गीकरण। सड़क तो आप जान लिए कि ये सड़क कितने महत्वपूर्ण हैं, सड़क के बारे में क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप विशेषता लिख सकते हैं इस तरह से, जो हर जगह पहाड़ी एरिया में भी बनाया जा सकता है सड़क, कम लागत में बनाया जा सकता है, कम दूरी व हल्के सामान के लिए उपयुक्त होता है, इस तरह से आप बता सकते हैं। लेकिन सड़कों का वर्गीकरण, सड़क कितने तरह के होते हैं, तो सड़क मुख्यतः आपको यहाँ पर 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 तरह का सड़क बताया गया है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से सड़क हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, हमारे भारत का जो नक्शा है, हमारे भारत के नक्शा के चारों तरफ स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ऐसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो भारत के चारों तरफ इस तरह से मिलाने वाला एक सड़क है। ये एक सड़क है, एक ऊपर से नीचे यहाँ मिलाने वाला सड़क है, और एक इस साइड से गुजरात की तरफ से यहाँ आसाम तक मिलाने वाला सड़क है। तो इसको ये तीनों सड़क को स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज ये वाली सड़कें हैं, ये यहाँ पर दिल्ली को जोड़ती है, यहाँ कोलकाता को जोड़ती है, यहाँ आपको गुजरात को, मुंबई को जोड़ती है, और यहाँ चेन्नई को जोड़ती है। तो ये 4 बड़े बड़े शहरों को ये जो सड़क है वो क्या करती है, जोड़ती है। तो ये चारों सड़क क्या बनाता है, इसका देखिए चतुर्भुज की तरह बना रहा है, एक चतुर्भुज बना रहा है आपको, चतुर्भुज यानी रेक्टेंगल बना रहा है। तो देखिए आयत बना रहा है, तो उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो यही स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो वही कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो दिल्ली, मुंबई
और चेन्नई कोलकाता को आपस में जोड़ती है। ये एक सबसे फेमस रेखा है, ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर आप, यहाँ पर भारत का मान लीजिए नक्शा है, तो यहाँ पर जो है दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता है मान लीजिए। तो इस चारों को जोड़ने वाला जो सड़क है उसी को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। देखिए 4 गो रेखा है, इसमें 4 गो साइड है, 4 गो भुजा है, तो ये 4 गो भुजा क्या हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर में आपको आता है। तो यही स्वर्णिम चतुर्भुज है जिसे सबसे पहले शेरशाह सूरी ने, इतिहास में आप पढ़िएगा, बनाया गया था। अगला है कि उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम गलियारा, 2 भारत में गलियारा है, 2 बड़े बड़े सड़क हैं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज तो है ही, इसके बाद भारत में 2 और सड़क है बड़ा बड़ा। एक बिहार से ही गुजरता है, आप देखे होइएगा, बिहार से दरभंगा और भंगा के साइड से NH जो है 27 बहुत बड़ा NH गया है, जो इधर गुजरात तक जाता है, उधर जो है आपको आसाम तक जाता है। तो देखिए एक सड़क जाता है ऊपर से सीधे नीचे तक, इसको कहते हैं उत्तर से, ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो उत्तर दक्षिण गलियारा। एक यहाँ पर ये पूरब से यदि पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है, इधर आसाम तक जाता है, इसको कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, यदि पूर्व पश्चिम गलियारा, इसको कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, और इसको कहते हैं हम उत्तर दक्षिण गलियारा। ये 2 सड़क जो है यहाँ पर भारत में 2 लंबी लंबी है, एक स्वर्णिम चतुर्भुज है। तो ये सड़क के बारे में आप जान गए, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, ऊपर में श्रीनगर और नीचे में सबसे नीचे कन्याकुमारी, वहाँ तक जाती है। और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है एक सिलचर यानी आसाम से होते हुए पोरबंदर गुजरात तक जाती है, जिसके बीच में बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों से ये सड़क गुजरती है। तो ये बड़े बड़े सड़क के बारे में हुआ। ये आपका बड़ा सड़क है जिसका हम लोग नाम लेते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम या स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क, तो इसका नाम लेते हैं हम लोग। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग। ये ऐसे राजमार्ग हैं जिसे केंद्र सरकार बनवाती है, जिसे नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं हम लोग। बहुत सारे देश में जगह जगह पर नेशनल हाईवे बना हुआ है। तो नेशनल हाईवे के बारे में देखिए, CPWD द्वारा संचालित, CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ही इसको बनाता है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, तो ये केंद्र सरकार बनाएगी। और एक होता है राज्य राजमार्ग, मतलब स्टेट हाईवे, तो वो राज्य सरकार बनाती है। यानी बिहार का है तो बिहार सरकार बनाएगी, यूपी का है तो यूपी सरकार बनाएगी। अगर नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो उसे केंद्र सरकार बनाएगी। तो वही है कि CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसको बनाता है। सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है। दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, ये क्या करते हैं, दूर से दूर भाग जो है जहाँ पे सड़क का सुविधा नहीं है, वहाँ से मेन शहर तक या मेन बाजार तक आने का सुविधा नहीं है, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करते हैं। NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1, NH1 का मतलब हुआ नेशनल हाईवे नंबर 1, दिल्ली से अमृतसर को क्या करता है, जोड़ता है। अमृतसर के लोगों को दिल्ली आने के लिए कोई सुविधा नहीं था, तो एक अच्छी सड़क बना दी गई NH1, जिसका नंबरिंग कर दिया गया 1 नंबर का, ये NH है, नेशनल हाईवे नंबर 1। इसे शेरशाह सूरी में मार्ग कहते हैं, इसे शेरशाह सूरी ने बनाया था, वही स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर में ये पड़ता है, तो शेरशाह सूरी मार्ग भी इसको कहते हैं। अगला देखिए राज्य राजमार्ग, ये तो हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, केंद्र सरकार, मोदी जी बनवाएंगे इसको, मोदी जी की कैबिनेट, जो नितिन गडकरी अभी सड़क मंत्री हैं, सड़क एवं राजमार्ग मंत्री। आगे देखिए राज्य राजमार्ग, राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं। ये क्या करता है, राजधानी यानी राजधानी हमारे राज्य की क्या है, पटना है, तो पटना को क्या करेगी, जिला मुख्यालय, आपका जो भी जिला है, जहानाबाद जिला है वहाँ से जोड़ेगा, गया जिला है वहाँ से जोड़ेगा, दरभंगा जिला है वहाँ से जोड़ेगा, आपको सीतामढ़ी जिला है वहाँ से जोड़ेगा। तो उन सबों को ये राष्ट्रीय राजमार्ग ना राज्य राजमार्ग क्या करेगी, स्टेट हाईवे आपस में जोड़ेगी। राजधानी को किससे, तो जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। इसको इस पे काम कौन करता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वही हो गया। अगर केंद्र सरकार काम करेगा तो CPWD, और ये क्या हो गया PWD। तो C का मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, समझ जाइए केंद्र सरकार का है, या PWD राज्य सरकार का है। जिला मार्ग, अब देखिए चौथा है जिला मार्ग। ये हो गया पहले राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य राजमार्ग, और फिर जिला मार्ग। जिला के अंदर में जो होता है, एक जिला के अंदर में जिला के प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ते हैं। जिला के अंदर में जो SP का, DM का या अलग अलग प्रशासनिक केंद्र हैं, उस सब को जोड़ने के लिए ये जिला मार्ग का यूज़ किया जाता है आपस में। जिला मार्ग मतलब जिला के प्रशासनिक केंद्र को, मान लीजिए अब आपका घर किसी जिला में है, मान लीजिए दरभंगा जिला में आपका घर है, तो आप दरभंगा जिला तो दरभंगे में तो नहीं होगा, दरभंगा के अगल बगल होगा, तो वहाँ से आपको दरभंगा तक आने के लिए, क्योंकि बहुत काम होगा आपको,
डीएम से काम होगा, एसपी से काम होगा, कलेक्टर से काम होगा, अलग अलग व्यक्तियों से आपको काम होगा। तो वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए जिला मार्ग जो है आपको क्या करेगा, जोड़ेगा। आपको उस सुदूर जगह से जिला तक आने के लिए जिला मार्ग आपको जोड़ेगा। आगे देखिए ग्रामीण सड़कें। अब ग्रामीण सड़कें भी हैं ग्राम तक जोड़ने के लिए। अब ग्रामीण सड़कें हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत गाँवों को जोड़ना। इसमें क्या किया जाता है, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जाता है। जैसे जिला मार्ग है लेकिन आपके गांव तक तो नहीं आया है, तो वो ग्रामीण सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उससे आपके गांव को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा उससे। तो आप गांव से निकलिएगा तो एक मुख्य रास्ता होता है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाया गया होता है, तो उसी को कहते हैं ग्रामीण सड़कें। इसके बाद सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें मतलब सीमा पे बनाई जाने वाली सड़कें, जहाँ पर लोगों का उतना बसावट नहीं है, भारतीय सेनाएं वहाँ जाती आती है या सीमा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ उसको कहते हैं, वहाँ पर जो सड़कें बनती हैं उसको सीमांत सड़कें कहते हैं। उसे हमारा डिपार्टमेंट नहीं बनाता है, ये पीडब्ल्यूडी नहीं बनाता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं बनाता है, उसे बनाने वाला एक अलग संगठन है, सैनिकों का ही संगठन है, सीमा सड़क संगठन उसको कहते हैं, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग संगठन है। वो संगठन क्या करती है, वहाँ पर सीमांत यानी सीमा वाले क्षेत्रों में सड़कें बनाती है। तो वही है, सीमांत सड़कें के बारे में क्या है, सीमा सड़क संगठन बनाती है, जो 1960 में बना था, द्वारा निर्मित, इसके द्वारा निर्माण किया जाता है, सीमा सड़क संगठन। इसका फुल फॉर्म शॉर्ट में इसको बीआरओ भी बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए, उदाहरण के लिए अटल टनल 9.02 किलोमीटर हिमाचल में, ये सब सीमा पर है, हिमाचल प्रदेश के सीमा पर ये अटल टनल बनाया गया है कि सीमा की सुरक्षा हो सके, सीमा पर जो सैनिक है वो आराम से जा सके। नहीं तो सीमा पर दुश्मन क्या करेगा, अंदर घुस जाएगा, सड़क नहीं रहेगा तो हम कहाँ से वहाँ तक जा पाएंगे। तो सीमा पर आराम से आवागमन हो, इसके लिए हम सीमांत सड़कें बनाते हैं। उसका उदाहरण एक अटल टनल बताया गया है। और ये सीमा सड़कें बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीमा सड़क संगठन है। जैसे आपने पढ़ा कि राष्ट्रीय राजमार्ग CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाती है, राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे को PWD बनाती है। उसी तरह से सीमांत सड़कें को, जो सीमा पर बनने वाली सड़क है, उसको कौन बनाती है, तो सीमा सड़क संगठन बनाती है। तो ये आपका सड़क के बारे में हुआ। अगला है रेल परिवहन। रेल परिवहन के बारे में जानिए। वस्तुओं और यात्रियों के लिए मुख्य साधन है। रेल तो मुख्य साधन है पूरे भारत के लिए, रीढ़ का हड्डी का काम करता है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप बस ना रेल को प्रीफर करिएगा, रेल से जाना चाहिएगा। तो वस्तुओं और यात्रियों के लिए मुख्य साधन का काम करता है ये। ज़्यादा दूर तक आपको जाना है तो आप रेल का ही उपयोग करते हैं, ना कि बस का। इसके बाद देखिए, पहली रेल 1853 में। सबसे पहले रेल कब चला था हमारे भारत में, तो सबसे पहले रेल हमारे भारत में 1853 में चला था, और वो मुंबई से थाने के बीच में चला था। वो कोई थाना नहीं है, पुलिस वाला थाना नहीं है, ये थाने नाम का जगह है। मुंबई से पुलिस का थाना तक नहीं पहुंचाया गया था। मुंबई और थाने ये दो जगह है, उस दो जगह का दूरी था 34 किलोमीटर, उसको जोड़ा गया था। तो जैसे पटना और हाजीपुर, तो पटना हाजीपुर के बीच में डिस्टेंस है, उसको जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, रेल अगर बनाया जाए तो हम कह देते कि सबसे पहले रेल बिहार में बना था, वो भी पटना से हाजीपुर को जोड़ा गया था। वो तो हुआ नहीं। ये हुआ कहाँ, तो महाराष्ट्र में हुआ कि 1853 में मुंबई से थाने को क्या किया गया, जोड़ा गया। और ये इसके बीच की दूरी कितनी थी, तो 34 किलोमीटर थी। इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आने लायक क्वेश्चन है। और जो है इसको याद रखिए कि 1853 में आया, किसको किसको जोड़ा गया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कितना दूरी था। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण है। भारतीय रेल जो है विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र का ये परिवहन मार्ग है। इसे सरकार चलाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या, सरकार के अंदर में आने वाला क्षेत्र है ये। तो ये विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है भारतीय रेल, हमारे पास सरकार चलाती है इसको। लोग, सरकार कभी कभी इसको प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेचना चाहती है तो लोग विरोध करते हैं कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, विरोध होता है देश में। तो ये सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। कुल लंबाई 67,956 किलोमीटर है अभी तक। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लाइनें बिछी हुई है 67,956 किलोमीटर बिछी हुई। डाटा पुराना हो सकता है, नया भी अपडेटेड तो नहीं आया अभी। इसके बाद देखिए, बड़ी लाइन 63,950, बड़ी लाइन जो है, बड़ी लाइन की रेलगाड़ियाँ चलती है, वो 63,950 किलोमीटर उसका लेंथ है। सारे छोटे छोटे लाइन को क्या कर दिया गया, बड़ी लाइन में बदला गया है। देख रहे होंगे आप अगल बगल, आपके अगल बगल में भी जो छोटी लाइन की गाड़ियाँ चलती होगी उसको हटा के बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। तो सबको बड़ी लाइन करना है। 63,950 किलोमीटर बड़ी लाइन है अभी। फिर मीटर लाइन 2,402 किलोमीटर, मात्र महज कम है, 2,400 है। वो भी जरूरत पड़ेगा तो इसको भी बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा जब जनसंख्या बढ़ेगा। नहीं, इसी से काम चल रहा है तो ठीक है। छोटी लाइन 1,604 किलोमीटर है मात्र। तो आप देखिए, ये हो गया, ये भारतीय रेल हो गया। और रेल के बारे में आप जान लिए कि क्या है नहीं है।
रेल के प्रखंड यानी जोन कितने हैं, इसको जोन कहते हैं। रेल अलग अलग जोन में क्या होता है, संचालित होता है। अब यहाँ का ट्रेन, बिहार का ट्रेन नीचे केरल वाला का है, उसको तो वो क्या कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो केरल के लिए अलग जोन बना दिया, बिहार के लिए अलग जोन बना दिया, ऊपर में जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों के लिए अलग रेल का जोन बना दिया गया। तो इस तरह से रेलवे जोन जो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र में अपने रेलवे को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको रेलवे जोन कहते हैं। जैसे बिहार में चलने वाली ट्रेन को बिहार में एक जोन बना दिया हाजीपुर, वो क्या करेगा, सारे ट्रेन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कोई दिक्कत होगा किसी भी रेलवे कर्मचारी को तो वहाँ पे जाके संपर्क करेगा। अगर उसके रेलवे कर्मचारी को दिक्कत हो, उसको केरल जाना पड़े तो न जाएगा, दिक्कत होगा। इसी कारण रेलवे जोन यानी रेलवे प्रखंड को 18 प्रखंडों में पूरे भारत में बांटा गया है। 18 प्रखंड बनाएगा, 18 जोन बनाए गए हैं विकास के कारण। अब इसके विकास के कारण क्या है, रेलवे इतना विकसित कैसे हुआ हमारे देश में? तो हमारे देश में विकसित होने का कारण क्या है कि समतल मैदान ज़्यादा मिल गया उसको। समतल मैदान, बिहार यूपी पूरे तो समतल ही है, ज़्यादातर जगह पर समतल है। और नहीं कहीं पहाड़ छोटा सा आ गया तो काट के उसको क्या कर देते हैं, समतल कर देते हैं, फिर रेल बना देते हैं हम लोग। तो समतल मैदान मिल गया। विकास का कारण ये है कि समतल मैदान है यहाँ पर ज़्यादा, संसाधन भी है, घनी आबादी भी है। अगर लोग रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से लोग चढ़ेगा? रेल तभी है जब तक लोग हैं। लोग नहीं रहेगा तो हम रेल और पटरी बिछा करके क्या करेंगे उसको? तो सबसे बड़ा नेटवर्क होने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा आबादी हमारे पास है। जितना आबादी है उतना रेल का उपयोग किया जा रहा है, तब रेल इतना बड़ा हुआ है। लोग ही नहीं रहता तो हमारा रेल क्या हो जाता है, उतना बड़ा नहीं हो पाता। कठिनाइयाँ क्या क्या है इसके साथ, अरे भारतीय रेल के साथ कठिनाइयाँ क्या क्या हैं? तो नदी वदी कहीं आ जाता है, रेल बनाने के लिए बीच में नदी आ जाता है तो वहाँ पुल बनाना पड़ता है, पुल बनाने में समय लगता है। तो नदियों पर पुल, पहाड़ी क्षेत्र में सुरंग, अगर पहाड़ आ गया बीच में तो सुरंग काट के बनाना पड़ता है, तब जाके सुरंग से ट्रेन को पास करना पड़ता है। क्योंकि ये तो नहीं पहाड़ पे चढ़ा देंगे, काट करके प्लेन जगह से जाता है ये, तो सुरंग बनाना पड़ता है। हिमालय व रेगिस्तानी क्षेत्र में कठिनाई, रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में भी क्या होता है, रेगिस्तान है वहाँ कठिनाई होता है। तो ये तो रेलवे को कठिनाइयाँ होते हैं जाने में, कहाँ कहाँ पुल सुरंग ये सब बनाई जाती है। अब कुछ समस्याएं हैं रेलवे के भीतर, रेलवे के संचालन में कुछ समस्याएं हैं, अंदरूनी समस्याएं हैं। जैसे कि बिना टिकट यात्रा का समस्या है, तो रेलवे में सामान चोरी हो जाता है, लोगों का चोरी का समस्या है, चोर घूमते रहता है। इसके बाद कह रहा है कि गाड़ियों का विलंब, गाड़ी लेट से आता है। तो ये रेल में कुछ समस्याएं हैं। तो आपसे पूछेगा कि भारतीय रेल के बारे में लिखिए। 2 नंबर में पूछा तो आप शॉर्ट्स में बता सकते हैं कि वस्तु और यात्रियों को पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह हमारे पास भारतीय रेल एक मुख्य साधन है। इसे सबसे पहली बार 1853 में चलाया गया था, मुंबई से थाने के बीच में। अब जितना पॉइंट्स आपको याद रह जाए सब आपके लिए फायदेमंद है। अगर आपसे 4 मार्क में पूछा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख दीजिए, आप वहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए कि हमने सीधे लिख दिया कि पहली रेल 1853 मुंबई थाने। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले रेल 1853 में मुंबई और थाने के बीच में बनाया गया। तो आप इसको कैसे लिखिएगा कि सबसे पहले भारत में रेल जो है मुंबई और थाने के बीच चलाया गया, जिसे 1853 में चलाया गया, जिसका दूरी कितना था, तो 34 किलोमीटर था। तो इसे आप लैंग्वेज बना करके खुद से लिख सकते हैं। हमने बस शॉर्ट में इसको क्या कर दिया है, लिख दिया है कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आगे देखिए, पाइपलाइन परिवहन, तरल व गैस पदार्थों का परिवहन है ये। पाइपलाइन से, पाइप से कौन जाएगा, इंसान को थोड़ी परिवहन, वो पाइप में घुसा करके हम इधर से उधर करेंगे, इंसान नहीं जाता है। ये तरल या गैसीय पदार्थ हैं जिसको हम टैंक में भर के ट्रक में ले जाते हैं, तो उसमें समस्या होता है। तो हम जहाँ से जहाँ ले जाते हैं, रोज़ हमारा सामान जाता है, वहाँ से वहाँ तक हम पाइप ही बिछा देंगे। रोज़ हमारा मान लीजिए कि 1000 ट्रक जो है तेल यहाँ से वहाँ जाता है, हम क्या करेंगे, वो ट्रक का समस्या खत्म करके यहाँ से वहाँ तक क्या कर देंगे, एक पाइप बिछा देंगे, यहाँ से बटन दबाएंगे, वहाँ तक मोटर के सहायता से तेल चला जाएगा। तो वही काम, उसी के लिए पाइपलाइन परिवहन लाया गया कि समस्या को कम करने के लिए। तरल व गैस पदार्थों का परिवहन, सबसे पहला हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है ये क्या है, मुंबई के किनारे मुंबई हाई नाम का एक जगह है, मुंबई हाई, वहाँ पे तेल निकलता है, कच्चे तेल निकाले जाते हैं धरती के नीचे से, और उसको सीधे कहाँ भेजा जाता है, दिल्ली। तो दिल्ली भेजने के लिए ये पाइपलाइन जो है आपको बनाया गया था। 1800 कुल लंबाई इसकी 1850 किलोमीटर है। तो 1850 किलोमीटर की सबसे पहली गैस पाइपलाइन बनाई गई थी, जो मुंबई से दिल्ली को क्या करती थी, जोड़ती थी। तो मुंबई से तेल को सीधे दिल्ली की तरफ भेज दिया जाता था पाइप के माध्यम से, नहीं तो सड़क से जाता तो समय लग जाता, समय लगता तो दिक्कत होता है, तो उसके लिए किया जाता है। अगला देखिए, तो ये हो गया सड़क परिवहन में तीनों परिवहन। अगला है जल परिवहन। जल परिवहन के बारे में समझिए। सबसे सस्ता परिवहन है ये, जहाज से सामान, दुनिया का जितना भी ज़्यादातर सामान है वो जहाज़ों से ही जाता है।
वो जहाज से ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एरोप्लेन से नहीं जाता है। तो सबसे सस्ता परिवहन है, ऊर्जा सक्षम है, ऊर्जा भी कम लगता है, पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को भी ज़्यादा खतरा नहीं पहुंचाता है, पर्यावरण भी अनुकूल है ये पर्यावरण के लिए। कुल अंतर्देशीय जलमार्ग जो है 14,500 किलोमीटर है। हमारे पास जो अंदर में जलमार्ग है, हमारे अंदर में जो जलमार्ग है, हम अपने देश के अंदर में जो जलमार्ग से इधर से उधर जाते हैं वो 14,500 किलोमीटर का है। 14,500 किलोमीटर उसका लेंथ है। जैसे आपने पढ़ा ना अभी कि कुल रेलवे का लंबाई 67,956 किलोमीटर है, उसी तरह से हमारे देश के अंदर में कुल अंतर्देशीय जलमार्ग, अंदर अपने देश में जो जलमार्ग की लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग कुछ दिए गए हैं, कुछ देश में राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। जैसे यहाँ पे देखिए गंगा में है हल्दिया से इलाहाबाद, यानी पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, वहाँ से गंगा में क्या करिए, वहाँ से जहाज में बैठिए और गंगा से होते होते बिहार, होते बिहार से टपते टपते कहाँ पहुँच जाइए आप, यूपी पहुँच जाइए, या यूपी में बैठिए जहाज पे और गंगा में टपते टपते गंगा से होते हुए गंगा नदी के अंदर में वो जहाज चलते चलते आपको कहाँ पहुँचा देगा, पश्चिम बंगाल पहुँचा देगा, आपको हल्दिया पहुँचा देगा, हल्दिया नाम की जगह तक पहुँचा देगा आपको। तो ये क्या है, नदियाँ जहाँ से जहाँ जाती है उसी को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो उसी वही राजमार्ग हो गया, जलमार्ग हो गया हमारा। तो पहला जलमार्ग है हमारा गंगा जलमार्ग, गंगा में चलता है हल्दिया इलाहाबाद, जिसका लेंथ है 1620 किलोमीटर, और यही है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, इसको नाम दिया गया है पहला जलमार्ग, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग यही है हल्दिया टू इलाहाबाद जलमार्ग। याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसके बाद दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी आसाम की तरफ बहती है, उसमें है सदिया और धुबड़ी, ये दोनों को जोड़ने वाली जगह। नदी जो है सदिया से निकलती होगी या धुबड़ी तक जाती होगी, तो उसको जोड़ने के लिए क्या कर दिया, उसको जलमार्ग बना दिया जो 891 किलोमीटर तक है। इसको दूसरा नेशनल वाटरवे 2 नाम दे दिया गया, दूसरा जलमार्ग। पश्चिमी तटीय नहर केरल, पश्चिमी तटीय नहर केरल, नहर में ये जलमार्ग है, नहर बनाया गया है, उसमें जहाज चलाया जाता है, तो 205 किलोमीटर है ये, इसका नाम दे दिया गया 3। गोदावरी कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश, इसका है 1078 किलोमीटर, इसका नाम NW4 यानी नेशनल वाटरवे 4 दे दिया। महानदी ब्राह्मणी पूर्वी तटीय नहर, ये सब नहर में चलने वाली जहाजें हैं, तो ये 588 किलोमीटर है, इसका 5 नाम दे दिया गया, नेशनल वाटरवे 5। अब तो ये हो गया आपको राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में। अब कुछ समुद्री पत्तन के बारे में समझिए। बंदरगाह जिसको कहते हैं, जहाँ पर जहाज़ें आकर के रुकती है, समुद्र में जहाज़ चलती है और जहाँ आके रुकती है, जहाँ पे लगती है, सामान उतारती है, अपना सामान लेती है, उसको पत्तन कहते हैं, यानी बंदरगाह भी कहा जाता है उसको। देखिए तट रेखा, हमारे देश की जो तट रेखा है वो 7,516 किलोमीटर है, मेन तट रेखा हमारे पास है। हमारे जो देश का यहाँ पे नीचे में यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक समुद्र है, तो ये 7,500 किलोमीटर का ये तट रेखा है हमारे पास, ये तट रेखा 7,500 किलोमीटर का है। तो वहाँ पे देखिए प्रमुख पत्तन उसमें जो है उनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या किए गए हैं, बंदरगाह बना गए हैं। यहाँ पे एक बंदरगाह बना दिया गया, यहाँ पे बना दिया गया, यहाँ बना दिया गया, यहाँ इस तरह से अलग अलग जगह पर बंदरगाह बना दिए गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये देखिए हमारे देश का ये हो गया पूरब वाला भाग, ये है पूरब वाला भाग, और ये है पश्चिम वाला भाग, है कि नहीं, ये है हमारा पूरब का भाग, ये है पश्चिम का। तो पश्चिम की तरफ जो बंदरगाह बनाया गया है उसको पश्चिमी तट का बंदरगाह कहते हैं, पश्चिमी तट वाला बंदरगाह, और पूरब की तरफ जो बंदरगाह बना है उसको पूर्वी बंदरगाह कहते हैं, पूर्वी तट का बंदरगाह। तो वही यहाँ पर प्रमुख पत्तन, हमारे पास जो प्रमुख पत्तन है, टोटल जो प्रमुख मेन बंदरगाह है वो 12 है, जिसमें से 6 पश्चिम की तरफ बनाया गया है और 6 पूरब की तरफ बनाया गया है। और 95% 95% विदेशी व्यापार जो है यहीं से होता है। विदेश में कोई सामान हमको भेजना है तो 95% हम इसी से भेजते हैं, 5% हम जहाज से, यदि एरोप्लेन से, हवाई जहाज से या सड़क उड़क से भेज देते हैं, नहीं तो 95% इसी जहाज से भेजते हैं, व्यापार को ये संभालते हैं। अब देखिए पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे कौन कौन से क्या किए गए हैं, बंदरगाह बनाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह बनाया गया था पश्चिमी तट, यहाँ पर जो अभी जो है सबसे पहला बंदरगाह है, पहला का मतलब ये पहला बंदरगाह है। इसका नाम अभी के टाइम में क्या कर दिया गया है, कांडला का दीनदयाल पत्तन नाम रख दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इस बंदरगाह का नाम दीनदयाल पत्तन रख दिया गया है, जो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। पहला, सबसे पहला गुजरात से स्टार्ट होगा, नीचे महाराष्ट्र कर्नाटक होते हुए देखिए नीचे जाएंगे हम। दूसरा मुंबई में है, तो ये सबसे बड़ा है और प्राकृतिक पत्तन है, ये नेचुरल है। ये इतना गहरा एयरपोर्ट पोर्ट बनाने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए गहरा करना पड़ता है, तभी जाके जहाज, नहीं तो जहाज टकरा जाएगा नीचे, उसका पेंदी जो होता है पेंदी टूट जाएगा, जहाज में छेद हो जाएगा।
तो जहाज वहाँ लगेगा नहीं, इसलिए गहरा करना पड़ता है। तो ये प्राकृतिक रूप से ही गहरा है। तो मुंबई का जो है सबसे बड़ा है और प्राकृतिक पत्तन है। इसके बाद तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। चौथा है मारमगांव, लौह अयस्क निर्यात के लिए। मारमगांव एक पत्तन है जो लौह अयस्क, मेन लोहा वाला जो अयस्क है, आपने पढ़ा था हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, वो भारी अयस्क है, उसको इस जहाज से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है इस बंदरगाह से। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है ये। कोचीन बंदरगाह जो है केरल में है। तो कहाँ गए, पहले गुजरात, फिर मुंबई। मुंबई में देखे हमने बंदरगाह, अब मुंबई के बाद कहाँ देखे, कर्नाटक में देखे बंदरगाह। न्यू मैंगलोर कर्नाटक का है ये, और उसके नीचे केरल है। अब भारत का नक्शा देखिएगा, यहाँ कर्नाटक है और सबसे नीचे केरल है। तो केरल में जो है आपका कोचीन बंदरगाह है। तो ये तो हो गया पश्चिमी क्षेत्र का, पश्चिमी तट का। अब पूर्वी तट का देखिए, तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है। यहाँ पर तमिलनाडु है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे हम। तमिलनाडु में यहाँ पर एक तूतीकोरिन नाम का बंदरगाह है। इसके बाद आइए ऊपर, चेन्नई मिलेगा आपको। चेन्नई में जो है प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है ये। चेन्नई वाला जो बंदरगाह है ये सबसे पुराना है और कृत्रिम है ये भी पहले से बनाया है, गहरा है, गहरा नहीं किया गया है। तो चेन्नई में है। चेन्नई के बाद ऊपर आइए, विशाखापत्तनम में है, सबसे गहरा और सुरक्षित है। सबसे गहरा जो पोर्ट है हमारे पास वो विशाखापत्तनम में है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो है पारादीप, उसके ऊपर आइए उड़ीसा मिलेगा आपको। तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा, और ये लौह अयस्क निर्यात के लिए मेन है। यहाँ पे लोहा का अयस्क ज़्यादा मिलता है, यहाँ से लोहा को अयस्क को लोड करके और जहाँ भेजना है वहाँ भेज देते हैं हम लोग। इसके बाद कोलकाता में है, उड़ीसा के ऊपर आइए पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ये नदीय पत्तन है, जुआड़ी है। यहाँ पे नदी, पहले नदी मतलब गंगा इतना विशाल है कि गंगा के सटे सटे ये पत्तन बनाया गया है। फिर हल्दिया एक दूसरा पोर्ट है जो पश्चिम बंगाल में ही है, वो सहायक पत्तन है, असिस्टेंट के रूप में काम करता है सहायता के लिए। तो ये पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पर इस तरह से आप बंदरगाह के बारे में, टोटल 12 बंदरगाह हमारे पास हैं, मुख्य बंदरगाह, मेन बंदरगाह, छोटे बंदरगाह नहीं। तो ये हो गया आपका जल परिवहन। अब देखिए वायु परिवहन। वायु परिवहन के बारे में देखिए, सबसे तेज, आरामदायक, कठिन क्षेत्र, पहाड़ी, रेगिस्तान, जंगल के लिए उपयुक्त होता है। सबसे तेज होता है ये, और सबसे आरामदायक होता है। और कठिन क्षेत्र के लिए, पहाड़ से, आपको पहाड़ है बीच में, तो आप वायु परिवहन से आराम से, पहाड़ नीचे ही रहेगा, आप ऊपर से जा सकते हैं। रेगिस्तान है, जंगल है, कुछ भी है, आप ऊपर से जा सकते हैं। तो कठिन क्षेत्र में ट्रेवल करने के लिए आसान है ये। इसको देखिए, राष्ट्रीयकरण 1953, पहले प्राइवेट कंपनियां चलाती थी, भारत सरकार के पास नहीं था। तो भारत सरकार ने सबसे पहले एयर इंडिया नाम के जहाज को क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया, सरकारी बनाया, उसको सरकार अपने अंदर में ले लिया 1953 में। जैसे देखिए एयर इंडिया, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, ये जो एयर इंडिया है सरकारी वाला है, अब जो सरकारी नहीं रहा, बेच दिया, फिर से इसको बेच दिया गया। और टाटा का पहले था, अब टाटा को ही फिर से, टाटा से ही लिया गया था, सरकार ने टाटा से लिया था और टाटा को ही अब फिर से दे दिया। तो एयर इंडिया घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेवाएं देती है। अपने अंदर में भी आपको दिल्ली से पटना आना है तो भी आप एयर इंडिया से आ सकते हैं, और मान लीजिए दिल्ली से आपको इंग्लैंड जाना है तो भी आप अंतर्राष्ट्रीय भी सेवा आप ले सकते हैं इससे। अगला है पवन हंस हेलीकॉप्टर, तेल उत्खनन, उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर हिमाचल में ये पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा है। ये हेलीकॉप्टर सेवा जहाँ एरोप्लेन नहीं जा सकता है, छोटी छोटी दूरियां हैं, पहाड़ है, एरोप्लेन वहाँ उतर नहीं सकता है, क्योंकि एरोप्लेन को उतरने के लिए बहुत बड़ा रनवे चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, वो गिर जाएगा। अगर पहाड़ पे उतार देंगे तो क्या होगा, कुछ देर गुड़केगा फिर लुढ़क के गिर जाएगा। तो एरोप्लेन संभव नहीं है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर सेवा लेते हैं हम। हेलीकॉप्टर क्या करेगा, पहाड़ के ऊपर में उड़ते उड़ते आएगा, कहीं पर एक जगह पे उतर जाएगा, उसके लिए उतना जगह का जरूरत नहीं है। तो पहाड़ी एरिया में भी क्या होता है, इससे परिवहन होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन सब जगहों पर अगर आपको जाना है, पहाड़ी वाले एरिया में जाना है, बीच पहाड़ में जाना है, तो आप इस हेलीकॉप्टर, पवन हंस हेलीकॉप्टर नाम की कंपनी है जो सेवा देती है। दूसरा बात, तेल उत्खनन। तेल कहाँ मिलता है, तेल समुद्र के बीच में खोदा जाता है, तो वहाँ पर जो है कर्मचारी को पहुँचाना, वहाँ से फिर ले करके आना जो है वो तो क्या होगा, वो हेलीकॉप्टर से ही होता है। तो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर, वो तेल जो जहाँ समुद्र के बीच में, मुंबई हाई नाम का देखिएगा जहाँ तेल निकलता है, वो समुद्र के बीच में है, तो वहाँ से कर्मचारी को उठा करके ज़मीन पर लाना, और ज़मीन पर से फिर सामान उमान ले करके वहाँ पर जाना, ये सब क्या है, पवन हंस हेलीकॉप्टर नाम का कंपनी ही क्या करता है, सेवा देता है। तो उसी का नाम यहाँ पर लिखा गया है। एक एयर इंडिया जो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय सेवा देता है, एक एग्जाम्पल ये दिया गया, और एक पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा देता है ये कंपनी, तो उसके बारे में बताया गया। पहाड़ी एरिया में तेल उत्खनन वाले क्षेत्र में ये जाता है। महंगा साधन है ये, सभी वस्तुओं, सभी की पहुंच यहाँ तक नहीं है, सभी की पहुंच में नहीं है ये थोड़ा सा इसका किराया महंगा होता है, तो सब लोग एरोप्लेन पे नहीं चढ़ पाते हैं। तो आपसे पूछेगा वायु परिवहन के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि ये सबसे आरामदायक, सबसे तेज है, और कठिन रास्तों पर, कठिन जगहों पर भी ये जाने में, कठिन जगहों को पार करके भी ये जाने में सक्षम है। राष्ट्रीयकरण इतना ईस्वी में हुआ था इसका, एयर इंडिया जो हमारे पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेवा देती है। पवन हंस सब लिख दीजिएगा। अगला देखिए, संचार सेवाएं।
अब तो ये तो हो गया परिवहन। अब परिवहन के बाद संचार भी चाहिए, हमारा संचार भी एकदम मजबूत होना चाहिए, तभी जा करके हम क्या कर पाएंगे, देश का विकास होगा। अभी आपने पीछे पढ़ा था। तो संचार के लिए एक जगह से दूसरे जगह अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्या था, डाक तंत्र था, डाकिया था सबसे पहले। अब ना मोबाइल आया है संचार के लिए, यहीं से बता देते हैं कि हमने ट्रक पर इतना माल लोड कर दिया है, जा रहा है, संचार कर दिया आपने। अब जहाँ ट्रक जा रहा है वहाँ के लोगों को पता लग गया कि ट्रक आ रहा है, सामान आ रहा है। तो परिवहन भी संचार के साथ क्या होता है, मजबूत होता है। देखिए सबसे पहले डाक तंत्र था, विश्व का सबसे बड़ा, यह भारत का जो डाक है विश्व का सबसे बड़ा डाक है। प्रथम श्रेणी के डाक वो होते हैं जिसमें पत्र होता है, लेटर होता है, कार्ड होता है, जिसको हवाई डाक द्वारा भेजा जाता है। जैसे कि पटना से आप दिल्ली भेजें, तो ये जो अगर आप लेटर है, स्पीड पोस्ट किए हैं, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, तो वो कहाँ जाएगा, सीधे पटना से पटना एयरपोर्ट पे जाएगा, और वहाँ से एरोप्लेन पे, भारतीय डाक का अपना एरोप्लेन होता है, वहाँ से लेकर के सीधे दिल्ली उतार देगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतार देगा, वहाँ से आपके घर तक पहुँचा देगा महज 2 दिन में। स्पीड पोस्ट आप जानते हैं, लेकिन वही द्वितीय श्रेणी का है, स्पीड पोस्ट नहीं, किताबें हैं, अखबार हैं, तो वो क्या करेगा, आपको स्थलीय मार्ग यानी ट्रक पे दे देगा, या जल मार्ग उससे भेज देगा आपको। अब देख जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम के लिए ये तो हो गया, आपको संचार माध्यम में डाक था सबसे पहले, इसके बाद जनसंचार माध्यम में रेडियो आया, दूरदर्शन आया, समाचार पत्र आया, पत्रिकाएं आई, फिल्में आया। तो ये भी जनसंचार का अलग अलग जैसे जैसे समय बदलता गया आता गया। रेडियो में आकाशवाणी आप सुनते होंगे, इसको ऑल इंडिया रेडियो कहते हैं। अनेक भाषाओं में इसमें प्रसारण होता है, जिस भाषा में आप जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में अपना समाचार सुन सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इसमें। दूरदर्शन जो है इसमें दिखाया जाता है, इसमें टेलीविज़न में दिखाया जाता था। इसमें विश्व की सबसे बड़ा नेटवर्क है दूरदर्शन, जो है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क। विश्व का इसीलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि जनसंख्या हमारे पास बहुत है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास ही है, तो दूरदर्शन चैनल सबसे ज़्यादा हमारे पास ही देखा जाएगा, तो अपने आप वो विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा। विश्व का कहने में कोई बड़ा बात नहीं है, अगर जनसंख्या हमारे पास सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, इसलिए विश्व का बड़ा हो गया। ये लोग कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ये, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या हमारे पास है, तो अपने आप विश्व का सबसे बड़ा ना हो जाएगा। तो इसीलिए दूरदर्शन जो है विश्व का सबसे बड़ा है। डिजिटल भारत कार्यक्रम, डिजिटल भारत कार्यक्रम में देखिए IT + IT = IT, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन टैलेंट, इंडिया का जो भी टैलेंट है उसको जोड़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, तो इंडिया टुमारो, कल का भारत बनेगा। IT सेक्टर में जो है अभी जॉब होता है, बहुत सारे लोग सुनते होंगे IT सेक्टर में जॉब करता है, उसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंडियन टैलेंट को जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे भारतीय युवा को, तो क्या बनेगा, कल का भारत हमारा बन के तैयार होगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला का मतलब IT + IT = IT। तो डिजिटल भारत कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है। तो ये तो हो गया आपको संचार सेवा के बारे में, इतने बात आपने समझ लिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन देना, तो संचार के ही अंदर में आएगा। अगला है व्यापार, व्यापार के बारे में जानिए, बिजनेस। तो व्यापार में क्या होता है, पहला पॉइंट दिया गया है, वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। पहले के टाइम में कैसे होता था, सामान लीजिए तो दूसरा सामान देगा। अगर मान लीजिए आपको गेहूं का जरूरत है और दूसरे को शर्ट का जरूरत है, तो अगर आपको गेहूं, उसके पास गेहूं होगा और आपके पास शर्ट होगा तभी बिजनेस होगा। हाँ, लोग ऐसे ही बिजनेस करते थे। तो जैसे मान लीजिए कि आपको गेहूं का ज़रूरत है और किसी को चावल का ज़रूरत है, तो चावल का ज़रूरत है, तो जो है इस तरह से सामान का, वस्तु का क्या होता था, आदान प्रदान होता था। जिसके पास वो वस्तु रहेगा उसी से आदान प्रदान होगा। मान लीजिए हमको जैकेट का ज़रूरत है और दूसरे को शर्ट का ज़रूरत है, तो जिसके पास जैकेट होगा वही हमको देगा, और हमारे पास शर्ट होगा तभी हम उसको दे पाएंगे, तभी हमारे दोनों के बीच में क्या होगा, व्यापार हो पाएगा। तो उस समस्याओं को हटाने के लिए क्या किया गया, बाद में मुद्रा लाई गई, रुपया, कि आपको कुछ भी लेना है रुपया दीजिए वो दे देगा, और रुपया दीजिए तो रुपया से सारा काम होने लगा। तो व्यापार क्या होने लगा, पहले सामान से सामान लिया जाता था, एक सामान दे करके दूसरा सामान लिया जाता था, बाद में क्या आ गया, रुपया आ गया व्यापार में। तो वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। अब देखिए वस्तुओं के प्रकार क्या हैं, स्थानीय प्रकार हैं, गांव शहर में होता है व्यापार तो स्थानीय हो गया। राज्य स्तरीय, एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हो तो राज्य स्तरीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक देश से दूसरे देश के बीच हो, देशों के बीच हो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। मान लीजिए यहाँ से हम लीची सीधे भेज दिए अमेरिका, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया ना। मुजफ्फरपुर से लीची भेज दिए अमेरिका, तो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब मुजफ्फरपुर से लीची भेज दिए कहाँ पर, पटना, तो ये हो गया अंतर्राज्यीय व्यापार। मुजफ्फरपुर अंतर्राज्यीय नहीं, स्थानीय व्यापार हो गया, गांव या शहर के बीच में। मुजफ्फरपुर से पटना भेज दिए तो स्थानीय व्यापार के अंदर में आएगा। और राज्य स्तरीय व्यापार, जैसे हम मुजफ्फरपुर बिहार से लीची भेज दिए कहाँ, मुंबई, तो ये राज्य स्तरीय व्यापार हुआ। आगे देखिए इसका महत्व देखिए, आर्थिक समृद्धि के लिए क्या होता है, बढ़िया होता है। आर्थिक समृद्धि के लिए ये
बैरोमीटर आर्थिक समृद्धि, जितना आप व्यापार करिएगा उतनी आपकी आर्थिक समृद्धि होगी। मान लीजिए आपके पास लीची का बागान है और आप बेचिएगा ही उसको नहीं, जो खाइएगा नहीं तो क्या कर देते हैं लोग, दे देते हैं, दान कर देते हैं मान लीजिए, तो आपका आर्थिक समृद्धि होगा? नहीं होगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, उस लीची को जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लीची है उसको क्या करिए, बेचिए, तो आपको पैसे मिलेंगे, तो आपका आर्थिक समृद्धि होगा। निर्यात वस्तुएं, निर्यात क्या क्या होती है वस्तुएं यहाँ पर, तो रत्न जवाहरात, हीरा वीरा, यहाँ पर गुजरात के व्यापारी हीरा वीरा इधर एक दूसरे से दूसरे देश में बेचते हैं, रसायन बेचते हैं, कृषि उत्पाद, ज़्यादातर हमारे देश से कृषि उत्पाद ही जाता है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हम दूसरी जगह पर कृषि उत्पाद ज़्यादातर मात्रा में भेजते हैं। आयात क्या करते हैं, पेट्रोलियम आयात करते हैं हम ज़्यादा मात्रा, पेट्रोल हमारे पास उतना मात्रा में नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है हमारे देश में, तो उतना पेट्रोल नहीं है, तो पेट्रोलियम आयात करते हैं हम लोग, मशीन आयात करते हैं, धातु को आयात करते हैं, तो इन सब चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं, इन सब चीज़ों का निर्यात करते हैं। अब देखिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर महाशक्ति है। भारत जो है हमारा वो क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर में महाशक्ति है, यानी आईटी जो भी पढ़े, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सबसे भारत उसमें महाशक्ति है, बहुत मतलब कि इसमें पकड़ है भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और सॉफ्टवेयर महाशक्ति में, सॉफ्टवेयर में बेंगलोर में, जैसे अब देखिए सॉफ्टवेयर में गूगल का जो सीईओ है कौन है, सुंदर पिचाई, जो भारतीय है, तो सॉफ्टवेयर में हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पकड़ है, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी भारत क्या हो रहा है, उठ रहा है, बहुत ज़्यादा उसका पकड़ है। अब देखिए, पर्यटन एक व्यापार, यह अगला टॉपिक है, पर्यटन एक व्यापार का मतलब पर्यटन भी एक व्यापार ही है। जैसे कहीं पे कोई देखने लायक चीज़ है तो लोग समझते हैं उसमें व्यापार थोड़ी होगा, लोग गया देख लिया, नहीं, वो व्यापार है, उसको व्यापार की तरह अब क्या किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है। भारत बिहार सरकार भी बहुत सारा ऐसा पर्यटन क्षेत्र को क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ऐसे पर्यटन वाले क्षेत्र को बना रही है जहाँ पर होटल इस सब का व्यवस्था किया जा रहा है कि कोई देखने आएगा, रात हो गया तो रुकेगा, तो वहाँ पे होटल का व्यवस्था करिए, खाने का व्यवस्था करिए, वो सब व्यवस्था किया जा रहा है। तो पर्यटन को भी क्या किया जा रहा है, अब व्यापार की तरह बनाया जा रहा है, व्यापार उससे बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, 150 लाख यानी 1.5 करोड़ लोग इससे प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पर्यटन क्षेत्र का मतलब कोई देखने वाला चीज़, कोई देखने वाला जगह, उसको पर्यटन क्षेत्र के अंदर में रखते हैं। राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए आप अजंता एलोरा का गुफा पढ़े होंगे, अजंता एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र में है, आप यहाँ से देखने के लिए गए तो वहाँ पे कुछ पैसा खर्चा करिएगा, वहाँ के होटल में रहिएगा, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला कि नहीं मिला, रोज़गार मिला, तो उससे लोग क्या करेंगे, जुड़े हुए हैं, उससे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। और दूसरी बात, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला। आप बिहार के लोग हैं, गए मुंबई देखने के लिए, तो राष्ट्रीय एकता हुआ, वहाँ के लोगों से मिले, जाने, तो एक दूसरे से जब बातचीत हुआ तो राष्ट्रीय एकता बढ़ा। दूसरी बात, हस्तकला व संस्कृति का संरक्षण होता है पर्यटन से। पर्यटन, मान लीजिए कोई हस्तकला है या कोई संस्कृति है जो देखने लायक है, बहुत सारी जनजाति ऐसे हैं जिनकी संस्कृति बहुत अच्छी है, तो वहाँ लोग देखने जाते हैं। या कोई हस्तकला है, पेंटिंग है, कोई मूर्ति है, तो वो देखने लायक है, तो उसको अगर संभाल करके रखेंगे तभी ना लोग देखने आएंगे, तो उसका क्या हो जाता है, उसी चक्कर में संरक्षण हो जाता है। कोई मूर्ति आपके पास बहुत बढ़िया है और देखने लायक है, लोग उसको दूसरे जगह से देखने आते हैं, तो उसको संभाल के रखिएगा तभी होगा, तो उस मूर्ति का संरक्षण भी हो गया। तो इससे हस्तकला व संस्कृति का संरक्षण होता है। अब पर्यटन के प्रकार देखिए, पर्यटन के अनेक प्रकार होते हैं। किस किस तरह का पर्यटन हो सकता है, विरासत पर्यटन, जैसे हमारे पास विरासत का पर्यटन, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे पास है, जिसको बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था, तो वो विरासत है हमारे पास कि हमारे पास देखिए इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, इतना बड़ा विश्वविद्यालय था बिहार में, तो उसको दिखाने के लिए लोग, देखने के लिए लोग आते हैं, उससे पर्यटन होता है। वहाँ होटल, कॉलेज, होटल सब बने हुए हैं, व्यापार होता है, लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, रोजगार मिलता है लोगों को, तो विरासत वाला वो पर्यटन हुआ जो पहले था, जिसको अभी हम देख करके गर्व करते हैं, देख करके कि बिहार में ऐसा ऐसा था। पर्यावरणीय पर्यटन हो सकता है, पर्यावरण, कहीं बहुत बड़ा झरना है, बहुत बड़ा पहाड़ है, उस सब चीज़ों को देखने के लिए आया लोग, तो उसको पर्यावरणीय पर्यटन कहते हैं। रोमांचकारी पर्यटन, रोमांच, जहाँ इंटरटेनमेंट करवाया जाता है, तो उसे रोमांचकारी पर्यटन। सांस्कृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ। मान लीजिए आप हिंदू धर्म के लोग हैं, आप गए सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, यहाँ से गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, यहाँ से गए सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, तो क्या हो गया, सांस्कृतिक पर्यटन हुआ। और चिकित्सा पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन भी होता है, और उसके बाद व्यापारिक पर्यटन भी होता है। व्यापारिक पर्यटन मतलब कोई मेला लगा, सोनपुर मेला लोग देखने जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, कुछ सामान भी खरीदते हैं, तो व्यापारिक पर्यटन के अंदर में आएगा वो। अब देखिए निष्कर्ष, देखिए चैप्टर आपका फाइनल हो गया। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, परिवहन व संचार साधनों की किसी देश की आर्थिक जीवन रेखा है। परिवहन और संचार साधन, ये दो क्या हैं, किसी भी देश का अगर ये जितना मजबूत रहेगा, आवागमन जितना ज़्यादा रहेगा और संचार जितना फास्ट रहेगा, वो देश उतना ज़्यादा क्या करेगा, तरक्की करेगा। वो आर्थिक जीवन रेखा है उस देश के लिए उतना ज़्यादा तरह। बिहार में अभी क्या हो रहा है, नई नई सड़कें बनाई जा रही है, तो सड़क से क्या होगा, आवागमन जैसे ही फास्ट होगा
तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे रोजगार खुल जाएंगे। एक नेशनल हाईवे बनता है, उसके बगल में कितने दुकान खुल जाता है, कितनी बसें, गाड़ियाँ ये सब चलने लगती है यहाँ से वहाँ, कितना रोजगार उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब काम होता है। ये व्यापार, पर्यटन, उद्योग और कृषि विकास में सहायक है। ये व्यापार में भी सहायक है, पर्यटन में भी सहायक है। मान लीजिए आपको सोमनाथ जाना है और सड़कें नहीं है तो कहाँ से जाइएगा आप। गया में नालंदा को देखने, नालंदा यूनिवर्सिटी देखने जाना है, सड़क ही नहीं है। तो पर्यटन में भी है, उद्योग में भी है, कृषि में भी, सब में सहायक है। भारत आज विश्व से जुड़ा है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहा है। आज भारत जो है पूरे दुनिया से जुड़ा हुआ है और दुनिया में प्रतिस्पर्धी, कम्पिटिटिव बन रहा है। भारत के सामान लोग खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो कम्पिटिटिव होता जा रहा है। तो इसी के साथ ये निष्कर्ष के साथ आप चैप्टर को खत्म हो गया। अब जैसे जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, बड़ा करके पूछे, छोटा करके पूछे, ये आपका एक बोर्ड में आपका नोट्स बन करके तैयार हो गया। आप इसे 5 से 10 मिनट में आराम से बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए या आप इसको लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो उसके साथ ही आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आज आपका ज्योग्राफी क्या हो गया, खत्म हो गया। एसएस में ज्योग्राफी खत्म हो गया। अब देखिए अगला जो है हम क्या स्टार्ट करते हैं, अगला लेक्चर, अगला वीडियोस का। अब जो है अब रोज़ आ रहा है आपका वीडियोस, क्रैश कोर्स जो है आपका टाइम से जो है ख़त्म हो जाएगा, तो रोज़ आपका वीडियोस आ रहा है। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि लगातार आपको वीडियो मिलता रहे और जुड़ करके आराम से आप यहाँ से अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।